दोस्तों नमस्कार। मेरे साथ टेलीफोन लाइन में जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्रदीप मेहता, जो कि चिनार संस्था नैनीताल के संस्थापक भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊं वाणी में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड-19 जैसी महामारी अभी है, लॉकडाउन चालू है और लोग घरों में हैं, शहरों में भी लोग घरों में हैं। ऐसी स्थिति में घर से बाहर निकलना तो मुश्किल है, लेकिन घर में रहकर हम किस तरीके से इस बीमारी से अपने को सुरक्षित बचा पाएंगे सर? देखिए, पूरे विश्व को इस महामारी ने जो है जी। इसने अपनी चपेट में लिया हुआ है। और अभी हम लोग जहाँ तक पहाड़ का सवाल है उत्तराखंड में, तो अभी थोड़ा पहाड़ काफी सुरक्षित हैं क्योंकि बाहर से लोग अभी यहाँ पर नहीं आए हैं। जी। तो मैं समझता हूँ कि जो पहाड़ में है, पहाड़ में अभी हम लोगों को सतर्क रहना है क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तब ये महामारी जरूर जो है वो हम तक पहुंच सकती है। तो उससे पहले जो है हम लोगों को जो इसकी सावधानी बरतनी है, पहले तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है या क्वारंटाइन में जैसे हम लोगों को अभी रहने को बोला गया है, तो वो हम लोगों ने उसका पालन करना है। और साथ ही जो अपनी प्रतिरोधक क्षमता है उसको हम लोगों ने बढ़ाना है। जैसे कोई भी हम लोगों को लग रहा है कि जैसे कि किसी को अपने लक्षण लगते हैं इस बीमारी के, जैसे इसमें बोला जा रहा है कि इसमें सर्दी जुकाम है, गले में खराश है या बुखार आना है, तो इस तरीके के यदि किसी को लक्षण लगते हैं या उससे पहले भी हमें अपनी रोकथाम करनी है। जैसे गर्म पानी का सेवन करना है, गर्म पदार्थों का सेवन करना है। चाय तो हम लोग पीते ही हैं पहाड़ों में, इतनी तो वो गर्म चीजें हम लोगों ने लेते रहनी है। और साथ ही शाम को जब हम वो होते हैं तो हम सूप का सेवन कर सकते हैं। जो भी आजकल हमारे वहाँ सब्जी हो रही नहीं हो रही तो धनिये की पत्ती उबाल के, अदरक वगैरह उबाल के, तो इस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को। जी। साथ ही जो विटामिन सी वाले पदार्थ हैं जैसे कि माल्टा है, नींबू है, संतरा है, उनका सेवन हमको करना है। और जैसा कि ये बोल रहे हैं कि अगर इसके विषाणु आ जाते हैं तो ये अपने हाथ वगैरह हम लोगों ने धोने हैं। तो कोई भी साबुन, ऐसा नहीं है कि हम न्यूज में सुन रहे हैं सैनिटाइजर खत्म हो गए हैं और सैनिटाइजर के पीछे लोग भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी साबुन जो घर में उपलब्ध हो उससे अपने हाथों को धोना है। तो एक इस कोविड में कम से कम हम लोगों को अपना जो है स्वास्थ्य और साफ सफाई जरूर सिखाई है, तो उसका हम लोगों ने पालन करना है। हाथों को अच्छी तरीके से धोना है। जो वैज्ञानिक और डॉक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि लगभग 20 सेकंड तक अपने हाथ धोने और अच्छी तरीके से। हाथ धोने का भी तरीका बताया गया है कि हाथों को, दोनों हाथों को मल के आगे से, पीछे से, उंगलियों के बीच में, आगे का हिस्सा उंगलियां, इस तरीके से कम वो 20 सेकंड कह रहे हैं, हमने आधा मिनट कम से कम हम धोएं। तो इससे यदि ये विषाणु अगर कहीं से भी आ रहा है, क्योंकि ये आ सकता है, कोई भी आपकी पैकेजिंग में आ सकता है, आपका हल्द्वानी से सामान आ रहा है, देहरादून से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, उसके माध्यम से ये पहाड़ तक पहुंच सकता है। तो जब भी कोई पदार्थ अगर हम लोग लेके आ रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं। यानी कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या कोई भी पदार्थ लेके आ रहे हैं तो थोड़ा सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। जी जी। मास्क, अभी मैं कहूंगा कि मास्क की इतनी जरूरत नहीं है पहाड़ों में, लेकिन यदि किसी को लग रहा है कि इस तरीके के लक्षण उसमें आ रहे हैं तो वो जरूर मास्क का प्रयोग करें। और मास्क जरूरी नहीं है कि जो मेडिकल सेंटर में मिल रहे हैं N95 और ये सब, लेकिन घर में भी आप कपड़ों से इन मास्क को बना सकते हैं। कोई भी पुराने अच्छे धुले हुए कपड़ों को आप लीजिए, उसकी अलग अलग उसको मोड़ के 2-3 परत का बना लीजिए और ऐसा कीजिए कि फूंक मारे तो बाहर तक फूंक ना जाए। इस तरीके से कोई भी मास्क रुमाल का, कपड़ों का बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है किसी और व्यक्ति पे भी ऐसे लक्षण आ रहे हैं, जब भी आप उनके वहां जाएं तो आप तब भी आपको इसका प्रयोग करना है। तो ये तो चीजें हैं। और साथ में अभी ये भी बताया जा रहा है कि विटामिन डी का जो है अपने को, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छा है। इसके लिए तो पहाड़ में तो ये हम लोगों को वरदान है कि इतना अच्छा हमको धूप मिलती है और विटामिन डी मिलता है, और पहाड़ में हम लोग घाम भी तापते हैं। तो उस तरीके का धूप में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अगर हम रहें
तो ये अच्छा रहेगा हमारी बिल्कुल। प्रतिरोधक क्षमता के लिए। सर और बुजुर्गों को खास तौर पे ध्यान रखना है, जिनको जैसे मधुमेह की बीमारी है या जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो उन लोगों को ध्यान रखना है। तो उन लोगों के लिए जरूरी है कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, ये गर्म चीजों को लें, धूप में बैठें और ये हाथ वगैरह धोना, सुरक्षित रहना, ये सब चीजें हैं जो अभी मुझे लगता है कि बाहर वालों को करनी है। जी, ये चीजें तो जरूरी हैं। इसके साथ जी, जो खान पान हम लोगों का है, घरों में ट्रेडिशनल दालें हैं और खाद्यान्न है, जो भी चीज़ें हैं, उनमें से कौन से खाद्यान्न ऐसे हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं? उन खान पान का सेवन करके भी हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए इसमें पूरा कोविड में जो बताया जा रहा है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जी तो स्वास्थ्य के लिए तो जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जितनी भी हरी सब्जियां वगैरह हैं और जो सीजनल सब्जियां हैं, जो इस समय सब्जियां उगाई जा रही हैं, उन जरूर। सब्जियों का हम लोग पालन करें। हमारे कई जो परंपरागत जो हमारे खाद्यान्न हैं, जैसे भट है, हाँ गलत है, ये सब चीजें हैं, इनमें प्रोटीन अच्छा है। क्योंकि अभी कई लोग जैसे चिकन है, मीट है, उसका सेवन लोगों ने छोड़ा है। लेकिन जहाँ तक प्रोटीन की बात है तो इन चीजों में काफी प्रोटीन है। हमारे भट्टों की दालों में तो अलग अलग हमारी पकवान है, भट्ट के डुबके बन रहे हैं, हमारी जरूर। भट्ट की चुड़कानी बनती है, हम ठठवाणी रस भात बनता है। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। और हल्दी का प्रयोग तो पूरे भारतीय खाद्यान्न में किया ही जाता है, जो कि एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो ये सब चीजें हैं। और अभी मैं देख रहा था बड़ा ही अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो हमारा मंत्रालय है आयुष, जो आयुर्वेदिक के ऊपर वो है, तो उन्होंने एक पोस्टर निकाला था जिसमें उन्होंने जो हमारा काढ़ा होता है, जो परंपरागत हम लोग काढ़ा लिया करते हैं बीमारियों में, उसको उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप घर में काढ़ा बनाएं। और हमारे बूढ़े बुजुर्ग सभी जानते हैं कि काढ़ा कैसे बनाया जाता है। वो अदरक, सूखी हुई अदरक, सौंठ हो गया, तुलसी के पत्ते हो गए और आपका काली मिर्च हो गई। तो इस तरीके के 3-4 चीजों को लेके उबाल के रख लेके और उसको भी सेवन अगर हम करते रहें तो ये परंपरागत चीजें भी हमारे को बहुत फायदा करेगी अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। सर एक मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो उत्तराखंड से बाहर भी हैं और अब उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं। और ऐसा मानना है कि केवल कुमाऊं की बात अगर मैं करूं तो करीब आज से 15 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं, करीब 25,000 बच्चे इंटर कर चुके हैं जो बाहर काम के लिए गए थे। लेकिन उसमें से जांच पड़ताल जो है वो करीब 1,000 बच्चों की हुई। तो 25,000 के आंकड़े में 1,000 तो काफ़ी है नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमको या हमारे सुनने वाले श्रोताओं को या उन जिनके बच्चे आ रहे उनके फैमिली मेम्बर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की सावधानी हमें रखनी चाहिए? जी देखिए, अगर ये बच्चे आते हैं और क्योंकि हल्द्वानी वगैरह में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है जहाँ पर ये टेस्टिंग वगैरह हो रही हैं, तो पहले तो इन्होंने अपने आप को बताना है, चाहे वो हल्द्वानी में बताएं या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ये है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में ये जरूर बताएं कि हम बाहर से आए हैं। और क्या कहते हैं, उसके बाद जो भी अगर ये शुरुआती लक्षण इनमें दिखते हैं तो इनको क्वारंटाइन में रखा जा रहा है 14 दिन के लिए। उसके बाद इनका ये कोरोना टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है जगह जगह पे। और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो इलाज चलता है, नेगेटिव आता है तो घर में आ सकते हैं। लेकिन साथ ही जितने भी सुनने वाले हैं और जितने भी लोगों के वहाँ अब बाहर से लोग आएंगे, चाहे वो अपने परिवार के हों चाहे मेहमान हों, तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि उनको जो भी बाहर से आ रहा है उनको कम से कम हफ्ते 10 दिन तक आप देखें और दूरी बनाए रखें। जो सोशल डिस्टेंसिंग अभी बाकी हमारे क्षेत्र कर रहे हैं, चाहे तराई के क्षेत्र कर रहे हैं या प्लेन्स के क्षेत्र में लोग कर रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग आपको तब जरूर अपनानी है। यानी कि उनको एक अलग कमरा दे दें, उनसे दूरी बनाए रखें, उनका आपका जो है बुखार आदि और इस तरीके की जो लक्षण इसमें दिखाई देते हैं उसको आप देखें। और अगर आपको लगता है उस तरीके के लक्षण हैं तो जरूर उनको नजदीक की जो है आपका प्राथमिक सुविधा केंद्र है वहां ले जाइए, या कोई अच्छे हॉस्पिटल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो आप वहां पर लेके जाइए। क्योंकि इसको छुपाना जो है वो क्या है कि घर में आप 10 लोगों को आप और रिस्क में डाल लें। तो इस तरीके का हमको, और ये जैसा आपने बड़ा अच्छा बोला कि कुछ लोग तो आ चुके हैं, तो उनको अगर
वो लोग सुन रहे हैं और वो लोग देख रहे हैं इस तरीके के लक्षण अगर नहीं भी है तो भी एक बार आप परामर्श कर लीजिए। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और लोग बाहर से आने लगेंगे तब हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये नहीं कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, बिल्कुल आप गले लग रहे हैं, लेकिन ये महामारी ऐसी है कि क्या कहते हैं, इसका रोकथाम ही इसका इलाज है। सर एक और जानकारी आपसे चाहूँगा कि कुछ मिथक भी हैं हमारे पहाड़ी समाज में, और बहुत सारे लोगों को इदा कदा मैंने ये कहते सुना है कि ये तो देवभूमि छू, यहाँ तो कोरोना की कोई संभावना ही नहीं है, यहाँ दूर दूर तक नहीं आ सकता है, तो इसलिए मौज मस्ती करो, अपना काम करो, नॉर्मल जिंदगी जियो। ये कितना सत्यता है इस बात में? जी देखिए, कई लोगों ने चाहे वो हमारा धर्म हो या कोई और भी धर्म हो, इटली जिसके बिल्कुल बगल में वेटिकन है, और क्रिश्चियंस के लिए वो जैसे हमारे लिए हमारे तीर्थ हैं, हमारे जो धाम है, वैसे क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन सिटी है, और इटली बिल्कुल उससे लगा हुआ है। यानी कि इटली अगर आप जाएं और वहाँ आप क्या कहते हैं वेटिकन में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो अगर वो धरती उनके लिए पवित्र है, लेकिन आप अगर आंकड़े देखें तो इटली में अभी मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे इटली है जहाँ सबसे ज्यादा ये केस हो गए। और उसी तरीके से मैं ये बोल रहा हूँ कि देवी देवताओं पर विश्वास करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर हम इस तरीके की लापरवाही करेंगे, क्योंकि ये छूने से ये बीमारी फैलती है, और उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने परंपरागत ज्ञान से सीखिए। हमारे बुजुर्ग लोग क्यों, जब क्या कहते हैं लोगों को जो छुआछूत, आज क्वारंटाइन उसको अंग्रेजी नाम दिया जा रहा है, लेकिन हमारे वहाँ जो इस तरीके की कोई भी चीज होती है तो उसको छुआछूत से जोड़ा जाता है। चाहे वो महिलाएं जब महीने में एक बार अलग होती है उनको अलग रखा जाता है, तो उसका संपर्क ये नहीं कि उनको नहीं छू सकते, उसका संबंध भी इसी तरीके से है कि जो इस तरीके के जो जीवाणु होते हैं वो होते हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। या किसी के वहाँ कोई मरता है तो मरने का ये है कि वो किसी भी बीमारी से मर सकते हैं, लेकिन उनके घर वालों से हम थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रख लेते हैं। तो इस बीमारी में देखिए आज लगभग 2 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। अमेरिका जैसे अग्रणी देश, इटली जैसे अग्रणी देश जो चिकित्सा के क्षेत्र में इतने आगे हैं, आज उन्होंने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। और पहाड़ में हमारे पास अगर ये बीमारी आ जाएगी तो हमारे पास तो सुविधा है ही नहीं, चिकित्सा की सुविधा। हमको अगर सर्दी जुकाम भी बिगड़ जाता है तो हल्द्वानी और बरेली और दिल्ली भागना पड़ता है। तो इस महामारी के साथ बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और अभी मैं बोल रहा था, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला, अभी हमारे पर्वतीय क्षेत्र इससे बचे हैं क्योंकि ये बीमारी दिल्ली, मुंबई ऐसे शहरों में आई है, और वहां से लोग या वहां से ये संक्रमण अभी हमारे पहाड़ में नहीं पहुंचा है। तो आप इसको देवी देवता का आशीर्वाद ही कहिए कि हम लोग दुनिया से कटे हुए हैं, लेकिन आप लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। बिल्कुल सर, एक छोटा सा मैं आखिरी में एक सवाल और आपके सामने लाना चाहूँगा कि इटली, अमेरिका या जो भी जापान कहें, जहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में ये बहुत आगे हैं, हम तो कहीं भी नहीं हैं उनके सामने में चिकित्सा के मामले में, वो घुटने टेक चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी भी पांव पर खड़े हैं, हम घुटने नहीं टेक रहे हैं। और हिंदुस्तान में जितने शहरी इलाके हैं वहाँ फिर भी ये दिक्कतें हैं, लेकिन पहाड़ और उनसे भी और मजबूती से खड़ा है। क्या प्रकृति के करीब रह के जीवन जीना और एक अपनी दुनिया जिसका बेस नहीं है उस दुनिया में जीवन जीना, दोनों के अंतर का ही परिणाम है? क्या हम यहाँ इतने महफूज हैं या कोई और भी वजह है? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला कि पर्यावरण का इसमें बहुत ही अहम योगदान है, क्योंकि प्रकृति के बिल्कुल साथ हम लोग रहते हैं। हमारा जो उत्तराखंड है लगभग 70 से ऊपर प्रतिशत हमारा जो भूभाग है वो जंगल है, और शहरों में जो है, शहरों में इतना जो जनसंख्या का घनत्व है इतना ज्यादा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रख के भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि आपके घर बिल्कुल मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं।
हमारे वहाँ देखें तो सिर्फ पुरानी बातचीत हुआ करती थी, जिसमें कि कुछ वो एक ही परिवार के लोग रहते थे, वरना अगर आप देखेंगे तो अधिकतर घर हमारे भी काफी दूर दूर तक है। नेचुरल क्वारंटाइन है, अपने आप में ही क्वारंटाइन है जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस तरीके से। और दूसरा, पूरे भारत में ही अगर आप आंकड़े देखें दूसरे विकसित देशों से, वो इसलिए कम है क्योंकि भारत को जैसे ही ये पता चला, हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम और समय से कदम उठाए। बाहर से जैसे ये लोगों की रोक दी, जो फ्लाइट्स थी वो सारी रोक दी गई, और बहुत ही जल्दी लॉकडाउन का ये वो लिया गया। बल्कि हर जगह ये था कि भारत में मतलब जीवन की कोई अहमियत नहीं है माना जाता है, और उसने लॉकडाउन किया। और अमेरिका, जहाँ कहते हैं कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, उसने जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को वो दिया और लापरवाही बरती, और इस वजह से उनको ये परिणाम भुगतने पड़े। इटली का भी आपने नाम लिया। इटली में जब शुरू में हुआ था कि इटली और चाइना, जैसे चाइना से ये वायरस आया, और इटली और चाइना के बड़े अच्छे संबंध हैं, कहते हैं कि काफी चाइनीज वहां पर रहते हैं। तो जब लोग भेदभाव करने लगे चाइनीज के साथ, तो इटली में एक वहां की एक वो चलाया गया, मुहिम चलाई गई कि एक चाइनीज को गले मिल लो, मतलब ये नहीं कि उनसे भेदभाव करो, गले मिलो। तो यही गले मिलना और लापरवाही बरतना और लॉकडाउन ना करना समय से वो उनको भारी पड़ा। और भारत में हमारी सरकार को हमको धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने हमको बिल्कुल अंदर बंद रखा, और ये हमारी सुरक्षा के लिए है। और पहाड़ों के तो विशेष तौर पे अभी तक आप ये देखिए, हमारी प्रदेश सरकार ने भी ये कदम दिया कि बाहर से कोई भी लोग नहीं आ पा रहे हैं। और टूरिज्म इंडस्ट्री, जो कि हमारी, जैसे हम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी है हमारी इकोनॉमी की, पहाड़ों की, उन्होंने बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से, मैं नैनीताल से ही रहने वाला हूँ, और नैनीताल में शायद 22 तारीख को ये निर्णय, वहाँ की जो होटल एसोसिएशन है, उन्होंने पूरा इस बार का ये निर्णय ले लिया कि हम जो है टूरिज्म को रोक देते हैं, और ये बहुत बड़ा निर्णय रहा इसके रोकथाम के लिए। तो समय को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मेहता जी, आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सुनने वाले श्रोताओं को दी, और उम्मीद करता हूं कि इन बातों का मंथन करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कुमाऊं वाणी का, और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद सुनने के लिए। और सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन में रहिए, इससे पहले कि नॉकडाउन ना हो जाए। धन्यवाद।